अब और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके बारे में, जैसे पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किन की नियुक्ति हुई, तो उसमें नाम आएगा मीरा कुमार जी का, जो पहली महिला अध्यक्ष हैं लोकसभा की। इसके अलावा वर्तमान में 2020 के अंदर कौन है लोकसभा के अध्यक्ष, तो बीजेपी पार्टी के हैं ओम बिरला जी। अगला टॉपिक दे रखा है महासचिव के बारे में। महासचिव जो हैं इनके बारे में क्या क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ क्या है। अगर एसएससी की बात करें तो महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल, इनके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि महासचिव जो है ये क्या पद है। हमारे यहाँ पर जैसे आप जानते हैं कि ये जो लोकसभा और राज्यसभा है, इनकी कार्रवाई को संचालित करने वाले सभापति और अध्यक्ष हैं, मीन्स इन्हें प्रिसाइड करने वाले। लेकिन सारा कागजी काम यानी कि सारा का सारा जो पेपर वर्क है वो संभालने के लिए है ऑफिसर्स, जो सिविल सर्विसेज के थ्रू यानी कि प्रशासनिक सेवाओं के थ्रू चयनित होते हैं, या फिर एसएससी के थ्रू जो चयनित होते हैं सचिवालय या सेक्रेटरीट में। यानी कि जो सेक्रेटरीट है, सचिवालय है हमारी संसद का, उसके जो मुखिया होते हैं उनको कहा जाता है महासचिव। और लोकसभा का अलग महासचिव होता है और राज्यसभा का अलग महासचिव। एसएससी के एग्जाम में इनकी नियुक्ति पूछी थी कौन करता है, तो लोकसभा का जो महासचिव होगा उसकी नियुक्ति करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर जो है वो इनको अपॉइंट करता है। और यदि राज्यसभा की बात आएगी तो नाम आएगा सभापति का, चेयरमैन, ये नियुक्ति करते हैं राज्यसभा के महासचिव की। दूसरा इनका कार्य क्या है, इनका कार्य क्या है। लोकसभा के जो महासचिव है उनका कार्य एक तो ये है कि जितनी भी पेपर वर्क है, ऑफिशियल वर्क है, या जितना भी सरकारी कामकाज है, जैसे कि जो विभिन्न सांसद है उन्हें सूचनाएं देना, उनको बैठक के लिए आमंत्रित करना आदि, यानी कि जो भी निर्देश मिलेंगे वो सारे निर्देशों को सांसदों तक पहुंचाना। दूसरा काम है कि जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका जो चुनाव होता है उस चुनाव को संचालित करने का या उस चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी बनने का जो दायित्व है वो होता है लोकसभा के महासचिव या सेक्रेटरी जनरल। यानी कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें इलेक्शन ऑफिसर के रूप में काम करता है लोकसभा का महासचिव, और जब नतीजे आते हैं तो उसकी घोषणा भी यही करता है। और साथ साथ जब जो उम्मीदवार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतते हैं उन्हें सर्टिफिकेट भी यही देता है। और जो राज्यसभा का जो महासचिव है उसका काम क्या है, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसके अंदर चुनाव अधिकारी बनाया जाता है महासचिव को, और यही उस चुनाव के विजेता को सर्टिफिकेट भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा इसके बाद आ गया इसके अंदर एक पॉइंट और दे रखा है, वो भी देख लेना कि पहली महिला महासचिव कौन है लोकसभा की। तो फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, उनका नाम आता है स्नेहलता श्रीवास्तव। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि तथ्यात्मक पॉइंट है, श्रीवास्तव। अगला जो पॉइंट है हमारा, उसके बाद आता है लोकसभा के बारे में जो अन्य तथ्य हैं। अब हमने लोकसभा के जो संरचना है यानी कि कंपोजिशन है, उसके जो मुखिया होते हैं उनके, ये सारे पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब कुछ और फैक्चुअल पॉइंट्स हैं। सबसे पहले दे रखा है लोकसभा के बारे में कि उसका कार्यकाल। तो लोकसभा जो है उसका सामान्य जो कार्यकाल है या उसका जो टेन्योर है वो होता है 5 साल का। लेकिन अगर 5 साल से पहले सरकार लोकसभा में अपना विश्वास खो दे, यानी कि लोकसभा में विश्वास खोने का, कॉन्फिडेंस लूज करने का मतलब है कि लोकसभा के अंदर सरकार को बनाने के लिए, गठित करने के लिए और सरकार को आगे तक चलाने के लिए 5 वर्ष पूरे करने के लिए 272 का गणित, 272 लोकसभा सांसदों का समर्थन चाहिए। यदि ये समर्थन उनको
कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में सरकार गिर जाती है और लोकसभा के नए चुनाव होते हैं। तो जो सामान्य कार्यकाल है इसका 5 वर्ष का है, लेकिन उससे पहले भी ये लोकसभा समाप्त हो सकती है, जिसे कहते हैं भंग होना या डिसॉल्व होना। ऐसी स्थिति में चुनाव पहले होंगे। और एक अपवाद ये रहा है कि 1975 से लेकर 77 तक जब श्रीमती इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने इमरजेंसी की सिफारिश करी और इमरजेंसी देश में लग गई। जब इमरजेंसी लगाई गई तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ाकर 6 वर्ष का कर दिया गया। तो जब ये सवाल आएगा कि भारत में कौन सी लोकसभा ऐसी है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा का है, तो आप आंसर देंगे कि जो 5वीं लोकसभा थी, 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था वो कब रहा, 1971 से लेकर 1977 तक। इसके बाद आ गया कि और ये जो कार्यकाल की वृद्धि है, जैसे हमने कहा कि इमरजेंसी जब लगती है, नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल, जो आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के तहत लगती है, उसके अनुसार जो है इसमें 1 साल की वृद्धि की जा सकती है। तो 1 साल की जब इसके अंदर वृद्धि की गई तो 1 साल की वृद्धि इमरजेंसी के खत्म होने के बाद 1 साल की जगह पर 6 महीने के भीतर चुनाव जरूर कराने, यानी कि 1 साल जो टाइम बढ़ाया जाता है ये जब ही बढ़ेगा जब इमरजेंसी होगी। जैसी इमरजेंसी खत्म होगी, इमरजेंसी के समाप्त होती 6 महीने के भीतर चुनाव आयोजित होने चाहिए। अगला पॉइंट दे दिया अधिवेशन। जैसे मैंने पूर्व में कई बार बताया आपको कि हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा है ये 12 महीने दिल्ली के अंदर इसकी बैठक नहीं होती। इसकी बैठक जो आयोजित होती है वो सत्र में होती है और 3 सत्र हैं। ये एक कहलाता है बजट सत्र जो साल की शुरुआत है, दूसरा कहलाता है मॉनसून सत्र जो कि जुलाई में शुरू होता है और तीसरा जो है उसे कहते हैं शीत सत्र। ये 3 सत्र के अंदर इसकी बैठक आयोजित की जाती है और अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो वो चाहे तो इनके अलावा भी कभी भी बैठक को बुला सकता है। इसके बाद आ गया और कितनी बार, हाँ एक क्वेश्चन और है इसके अंदर एग्जाम में, वो क्वेश्चन पूछा गया कि जो लोकसभा है उसकी बैठक जो है साल में कितनी बार कम से कम बुलाना चाहिए, तो 6 माह में 1 बार, यानी कि 1 साल में कम से कम 2 बार इसकी बैठक जरूर होनी चाहिए। क्योंकि 6 महीने में 1 बार, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया कि कितनी बार कम से कम इसकी बैठक होनी चाहिए। कम से कम 3 बार, सामान्यतः कम से कम 2 बार और सामान्यतः 3 बार। लेकिन प्रेसिडेंट को यदि लगता है और प्रधानमंत्री सिफारिश करते हैं तो इनके अलावा इससे ज्यादा बार भी बैठक का आयोजन किया जा सकता है। अगला हो गया, अब ये जो हमारी लोकसभा है इसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि लोकसभा की कार्रवाई को रोकना हो तो ऐसे में जो वर्ड आते हैं, 3 वर्ड आते हैं। एक तो आता है स्थगन, जिसे कहते हैं एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब होता है कि जब कार्रवाई संचालित करने में समस्या आती है तो लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के स्पीकर, सभापति, वो चाहे तो कुछ समय के लिए या अनिश्चित काल के लिए इसे स्थगित कर सकते हैं, उसे स्थगन कहते हैं। तो स्थगन का अधिकार किसको है? स्थगन का अधिकार जो है वो संचालक को, यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होगा उसे अधिकार है इस मामले में निर्णय लेने का। इसके बाद अगला आ गया, अगला पॉइंट, इसमें एक बॉक्स और दे रखा है मैंने और उसमें एक पॉइंट दे रखा है एमपी लेड, लगे हाथ। इसका जिक्र मैंने इस जगह कर दिया। एमपी लेड क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, यानी कि जो सांसद है उसको अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ की धनराशि दी जाती है। 5 करोड़ रुपीस एलोकेट किए जाते हैं जिनको वो अपने क्षेत्र में किस डिफरेंट जो डेवलपमेंट वर्क है उनके लिए खर्च कर सकता है। इसे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर सांसद निधि के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट आ गया सत्रावसान। सत्रावसान को के बारे में क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से आएगा कि जो सत्रावसान है इसको कहा जाता है प्रोरेगेशन। इसमें ऐसा होता है कि यदि किसी सत्र की कार्रवाई को संचालित करने में कठिनाई आती है, ऐसी स्थिति के अंदर
सरकार की सिफारिश पर देश के राष्ट्रपति पूरे सत्र को ही समाप्त कर देते हैं, पूरा सेशन जो है डिसॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मानसून का सेशन चल रहा है और मानसून का सेशन मान लिया जुलाई से लेकर अगस्त तक चलना है। अब जुलाई तक कार्रवाई संचालित करने में यदि कठिनाई आ रही है या किसी समय जुलाई से अगस्त के बीच में ऐसा कोई समस्या आती है, मान लीजिए जुलाई के एंड में समस्या आ रही है, तो क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति, पूरे के पूरे सेशन को खत्म कर सकते हैं। और यदि ये सत्र समाप्त हो जाएगा तो अगस्त में कोई बैठक नहीं होगी। अब जो बैठक होगी वो अगले सत्र के अंदर आयोजित होगी, जिसे शीत सत्र या विंटर सेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा कि इसको सत्रावसान करने का अधिकार किसको है, तो हम आंसर देंगे प्रेसिडेंट को। तीसरा पॉइंट आता है हमारा भंग होना, लोकसभा को भंग या डिसॉल्व होना। इसका मतलब यह है कि जो लोकसभा है उसे 5 साल से पहले या 5 साल पूरे होने पर भंग करने का अधिकार केवल प्रेसिडेंट को है। राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर वो ऐसा करता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि जब ये संसद को भंग किया, लोकसभा को भंग किया जाएगा, तो लोकसभा को भंग करने पर जो उसमें विधेयक हो प्रस्तुत किए गए हों, जिनको बिल कहते हैं, तो उनकी क्या स्थिति होगी। पहले मैं समझा देता हूँ विधेयक या बिल क्या होते हैं। ये जो विधेयक या बिल होते हैं, ये वो प्रस्ताव होते हैं जो कानून बनाने के लिए संसद में रखे जाते हैं। यहाँ पर मैं इनको समझा देता हूँ। विधेयक या बिल क्या होते हैं, विधेयक या बिल जो हैं ये प्रस्ताव होते हैं जिनको लोकसभा राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, और इनके पारित होने के बाद लोकसभा, राज्यसभा और उसके बाद प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। जब ये प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर इस पर हो जाते हैं तो ये कानून बन जाता है। सिग्नेचर होने के बाद इसे कहते हैं एक्ट, या इसी को कहा जाता है हिंदी में अधिनियम। तो अधिनियम बनने के लिए प्रेसिडेंट की सिग्नेचर की आवश्यकता है, और उससे पहले जो होगा, जब तक हस्ताक्षर नहीं होंगे, तो इसे कहते हैं बिल या विधेयक। तो सवाल ये आया कि कोई भी विधेयक जो है उसकी क्या स्थिति होगी यदि लोकसभा को भंग कर दिया जाए। देखिए, तो ये सूत्र ध्यान रखिए, एक चार्ट में या एक डायग्राम से आपको बताता हूँ। देखो, अगर कोई भी बिल जो है ऐसा हो जो राज्यसभा से लोकसभा में गया हो या लोकसभा से राज्यसभा में आया हो, और ऐसे में लोकसभा को भंग कर दिया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए, तो ऐसे सारे विधेयक समाप्त हो जाएंगे, उनकी कोई महत्व नहीं रहेगा, और जब नई सरकार आएगी तो वो नए सिरे से उनको लेके आएगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि कौन से ऐसे विधेयक या कौन से ऐसे बिल हैं जो लोकसभा के डिसॉल्व होने पर, भंग होने के बावजूद उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे विधेयक वो हैं जो राज्यसभा में रखे गए हों और लोकसभा नहीं भेजे गए हों, उन पर कोई आंच नहीं आएगा। पहला पॉइंट तो है वो ज्यों के त्यों ही रहेंगे, चाहे लोकसभा भंग हो जाए। बी जो है, अगर राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए गए हों, तो ये भी के हस्ताक्षर के लिए, तो इन पर भी कोई आंच नहीं आएगा, कोई आंच नहीं आएगी, चाहे लोकसभा भंग हो जाए। और तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि अगर प्रेसिडेंट ने जॉइंट सीटिंग बुलाई है, संयुक्त बैठक बुलाई है, और उस दौरान जब वो बैठक की बुलाने की बात कही गई, तो उस दौरान लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, यानी कि भंग हो जाए, तो उसके बावजूद भी संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाएगा, और संयुक्त बैठक के अंदर जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा वो मान्य होगा, यानी कि वो वैलिड होगा। तो 3 परिस्थितियों में जो बिल है वो बिल या विधेयक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बावजूद इसके कि लोकसभा को भंग कर दिया गया है। ये वाले समाप्त हो जाएंगे, कौन से, जो लोकसभा से राज्यसभा में आएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे, और ऐसे बिल जो राज्यसभा से लोकसभा भेजे गए हों वह भी निरस्त हो जाएंगे। अगला पॉइंट दे दिया इसके बाद, संयुक्त बैठक या जॉइंट सीटिंग।
ये इंपॉर्टेंट लगाइए टॉपिक पे, और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जॉइंट सिटिंग जो है उसका क्या प्रावधान है। तो अलग अलग एग्जामों में इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं बताता हूँ कि जॉइंट सिटिंग के लिए एक तो अनुच्छेद या आर्टिकल आपको याद करना है कि ये जो जॉइंट सिटिंग है ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत या कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाता है। आंसर होगा 108, ये याद करना है। दूसरा हो गया, ये बैठक जो है कौन बुलाता है, यानी कि जॉइंट सिटिंग बुलाने का अधिकार किसको है, वो है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट कैन गिव द कॉल फॉर जॉइंट सिटिंग, राष्ट्रपति जी को। अब बात आती है कि जॉइंट सिटिंग बुलाई कैसे जाती है, किन परिस्थितियों में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। उससे पहले ये समझिए कि ये संयुक्त बैठक का तात्पर्य किस परिप्रेक्ष्य में निकल के आएगा। देखो, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी विधेयक का कानून बनता है कि वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाए, पारित हो जाए, और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो हस्ताक्षर होने के बाद क्या बन जाता है, इसे कानून कहते हैं, इसे एक्ट कहा जाता है, इसे अधिनियम भी कहते हैं। मैं दोहरा दी है बात ताकि आप दोबारा से इसे समझ सकें। तो सामान्यतः क्या होता है कि लोकसभा में क्योंकि सरकार का बहुमत है और सब जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुनती है वो लोकसभा में, तो आमतौर पर जो है प्रस्ताव लोकसभा से शुरू होता है और राज्यसभा में जाता है। अब क्या होता है कि राज्यसभा को कुछ मामलों को छोड़कर ये अधिकार है कि वो चाहे तो इस प्रस्ताव को या इस विधेयक या बिल को संशोधित करके वापस भेज सकती है, या जो लोकसभा ने संशोधन किए हैं या लोकसभा ने कोई बात कही है वो राज्यसभा को स्वीकार नहीं है। तो ऐसे में 3 परिस्थितियां हो सकती हैं। पहला तो ये है कि लोकसभा से राज्यसभा में गया और राज्यसभा ने 6 माह तक उसको मंजूर नहीं करा, यानी कि 6 मंथ तक राज्यसभा ने उसे अपने यहाँ से पास नहीं करा, तो राष्ट्रपति बुला सकते हैं। सेकंड है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी भी संशोधन को लेकर सहमति ना बने, कोई भी XYZ संशोधन मीन्स अमेंडमेंट, अगर दोनों को लगता है कुछ चेंज करने हैं और दूसरा पक्ष जो है उसको स्वीकार नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग को बुलाते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया कि भारत के और जॉइंट जो सिटिंग होगी या जो संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता या प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होगा वो होगा लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष, ये इसकी अध्यक्षता करेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। और तीसरा पॉइंट हो गया कि इसमें गणपूर्ति कितनी होती है। गणपूर्ति मतलब क्योरम, मिनिमम सदस्य जिनकी उपस्थिति जरूरी है ताकि ये बैठक बुलाई जा, इस बैठक को आयोजित किया जा सके, मीन्स सो दैट द मीटिंग कुड बी हेल्ड। इसके लिए जरूरी है 10% ऑफ लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा के अंदर आप जैसे जानते हो 545 सदस्य, राज्यसभा में आप जानते हो 245। तो ऐसे में इन दोनों को जोड़कर जो 10% बनेगा वो सदस्य कम से कम उस दिन आने चाहिए। यह क्वेश्चन CDS की परीक्षा में पूछा गया। तीसरा क्वेश्चन है कि इसके बैठक कितनी बार बुलाई जा चुकी, 1961, 1978 और 2002, 3 बार इस बैठक का आयोजन किया गया। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है यूपी PCS के एग्जाम में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको आपको ध्यान रखना है। और एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, किन मामलों में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। देखिए 2 अपवाद है। कौन सा? एक तो है धन विधेयक, मनी बिल। आज मैं चर्चा करूंगा मनी बिल क्या होता है। और दूसरा है, एक तो धन विधेयक को नहीं बुलाए, धन विधेयक के मामले में जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। और दूसरा है कि संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन अधिनियम या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन किया जाता है, उस मामले में भी एक साथ बैठक नहीं बुलाई जा सकती। यानी कि लोकसभा को अलग से और राज्यसभा को अलग से। जो पूर्ण बहुमत है
या विशेष बहुमत है, उस आधार पर इसको पारित करना होगा। अगला पॉइंट आ गया लोकसभा की जो विधायी शक्तियां हैं। देखिए, लोकसभा की जो विधायी शक्तियां हैं उनके बारे में ये है कि जो विभिन्न विधेयक हैं उनको किस तरीके से पारित किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसके अंदर, वो क्वेश्चन आएगा कि धन विधेयक के बारे में। ये क्वेश्चन एग्जाम में डीपी कांस्टेबल के अंदर पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस के अंदर पूछा हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा कि 3 तरीके के विधेयक या बिल होते हैं। ये विधेयक जो है इनको कानून बनने के लिए, जैसे मैंने कहा कि उसी प्रक्रिया से गुजरना होगा। मुख्यतः हम किसके बारे में करें, इनके बारे में देखते हैं। एक तो सामान्य विधेयक होता है जिसे कहते हैं ऑर्डिनरी बिल। दूसरा जो होता है, दूसरा हो गया धन विधेयक जिसे कहते हैं मनी बिल। और तीसरा जो होता है वो होता है संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये 3 होते हैं। इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं हम किस किस तरीके से ये होते हैं। जो ये सामान्य विधेयक होते हैं, ये वो विधेयक होते हैं जिसमें सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है। सामान्य बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी, ये जो वर्ड आया है, इस वर्ड को मैं समझा देता हूं क्या मतलब हो गया सामान्य बहुमत का। देखिए, हमारे यहाँ जो बहुमत या मेजॉरिटी, हमारे संविधान के अंदर बहुमत या मेजॉरिटी ये 4 प्रकार की होती हैं। एक जो होती है इसे कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी, इसे कहते हैं सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत क्या होता है, एक एग्जाम्पल लीजिए लोकसभा का। लोकसभा में मान लीजिए जिस दिन किसी मुद्दे के ऊपर मतदान होना है, उस दिन मान लीजिए कुल सदस्य आए 400, टोटल कितने हैं 545, लेकिन मानिए उसमें उस दिन उपस्थित जो है केवल 400 में। तो ऐसे में जो बहुमत होगा वह कितना होगा 201, यानी कि आधे से 1 ज़्यादा, तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। इसको कहते हैं सामान्य बहुमत। दूसरा जो होता है, बी के लगा लें, दूसरा जो होता है वो होता है एब्सोल्यूट, यानी कि पूर्ण बहुमत। ये पूर्ण होता है। पूर्ण बहुमत किसे कहते हैं, पूर्ण बहुमत वो होता है जो सदन की कुल संख्या के आधे से 1 ज्यादा हो। मानिए इसके अंदर क्या होगा, मान लीजिए 400 ही आए लेकिन कुल सदस्य संख्या कितनी है 545। तो ऐसे में जो प्रस्ताव होगा वो पारित करने के लिए संख्या कितनी चाहिए होंगी 273, यानी कि 201 वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं चलेगा। हालांकि उस दिन आए केवल 400 ही हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए जरूरी होगी कि जो कुल संख्या है, कुल संख्या के आधे से 1 ज्यादा होना चाहिए। तीसरे प्रकार का जो बहुमत होता है उसे कहते हैं प्रभावी बहुमत। प्रभावी या इफेक्टिव। इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव ये होता है मानिए 545 सीटें हैं और कुछ सीटें जो हैं वो किसी कारणवश खाली हो जाएं, हम माने 540 हो गए, यानी कि 5 सदस्य जो हैं या तो उनकी सीट रिक्त हो गई, मृत्यु हो गई, या किसी कारणवश उनकी सीट जो है खाली होगी, संसद में नहीं। तो क्या होगा, अब जो आधी जो सीट जो बहुमत माना जाएगा वो इसका आधा माना जाएगा, ना कि किसका, ना कि कुल संख्या का। तो इसे कहते हैं प्रभावी। तो ऐसे में क्या होगा 2 7 71, यानी कि इसके अंदर जो बहुमत होगा वो कितना होगा 271। 271 का मतलब हो गया 542 होगा, यानी कि इसकी संख्या के आधे से 1 ज्यादा की आवश्यकता होगी। और जो चौथा होता है, ये बहुमत जो होता है, इस बहुमत को इसको कहा जाता है कि विशेष बहुमत, विशेष, या इसे कहते हैं स्पेशल। इसमें क्या होता है, स्पेशल या विशेष बहुमत जो होता है, इसके अंदर एक शर्त होती है कि जो कुल सदन की संख्या है, कुल सदन की संख्या कितने है 545, तो उसके आधे से ज्यादा होने चाहिए, 50% से ज्यादा, यानी कि कम से कम 272। और जिस दिन ये वोटिंग होगी उस दिन कितने हैं 2/3 वोट जो है वो इसके पक्ष में होने चाहिए। इसके पक्ष में होने चाहिए मतलब ये हो गया कि यदि उस दिन केवल 300 सदस्य आए हैं, मान लीजिए उस दिन
545 में से 300 आए हैं, तो क्या होगा कि 2/3 2/3 जो होगा 300 का वो बैठेगा 200, तो 200 कम से कम इसे पारित करेंगे। लेकिन ऐसे में एक समस्या आ जाएगी कि ये पारित नहीं हो पाएगा, इसलिए क्योंकि कम से कम क्या चाहिए, दूसरी शर्त कि इसके कुल संख्या के 50% से ज्यादा, यानी कि ये प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। हालांकि ये 2/3 की शर्त तो पूरी कर रहा है, लेकिन दूसरी शर्त पूरी नहीं कर रहा, और दूसरी शर्त क्या है, कुल संख्या के आधे से 1 सीट ज्यादा। इस तरीके से 4 प्रकार का बहुमत जो है हमारे संविधान में उल्लेखित है। अब पढ़ते हैं इसमें कौन कौन सा है विधेयक है। सबसे पहले दे रखा है धन विधेयक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए आप इसे, हर एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे डीपी कांस्टेबल का, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, सबके लिए। एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो मनी बिल है, मनी बिल या धन विधेयक, इसका अनुच्छेद याद करना है आपको, यानी कि इसका जो आर्टिकल है वो जरूर याद करना है। इसके अंतर्गत होता क्या है, क्योंकि इसकी परिभाषा किसमें दे रखी है, आर्टिकल 110 में। तो ये किससे संबंधित है, धन विधेयक। जैसे आप सोचो धन है, यानी कि भारत सरकार के पास जितना भी पैसा संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है, जनता ने टैक्स के रूप में दिया, फीस के रूप में दिया आदि, वो सारा का सारा जो पैसा है वो सरकार किसकी अनुमति से उस पैसे को खर्च कर सकती है, पार्लियामेंट की मंजूरी से। तो पार्लियामेंट जो है या संसद जो है हमारी, वो मंजूरी देगी सरकार को पैसे खर्च करने के लिए। उसके संबंध में जो निर्णय होंगे वो धन विधेयक और वित्त विधेयक, यानी कि जो मनी बिल है और फाइनेंस बिल है, उसके द्वारा ही मंजूरी प्राप्त होगी। सरकार टैक्स में कोई बदलाव करना चाह रही है, टैक्स को घटाना चाह रही है, बढ़ाना चाह रही है, अन्य कोई चेंज करना चाह रही है, तो उसके लिए धन विधेयक की आवश्यकता होगी। तो धन विधेयक जो है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका दर्जा या टाइटल देने का अधिकार जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को ही है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब एक बार लोकसभा के अध्यक्ष इसे धन विधेयक का दर्जा देंगे तो उसके बाद ये प्रस्तुत, उसके बाद प्रेसिडेंट की या राष्ट्रपति महोदय की अनुमति लेनी होगी कि क्या हम इसको संसद में प्रस्तुत करें। तो एक बार प्रेसिडेंट की जब परमिशन मिल जाएगी तो उसके बाद ये प्रारंभ जो है, इसका प्रारंभ या प्रेजेंटेशन, वो शुरुआत किस में होगी, वो केवल लोकसभा में, प्रेजेंटेशन इन लोकसभा, यानी कि इस विधेयक की शुरुआत लोकसभा से होगी। राज्यसभा को इस मामले में कोई अधिकार नहीं है, यानी कि राज्यसभा के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होगी। इसके बाद क्या है जो क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि कोई भी कानून देश में बनेगा जब राज्यसभा भी उस पर अपनी सहमति की मोहर लगाएगा, लेकिन इस मामले में राज्यसभा को केवल नामचारे को अधिकार दिए गए हैं, बाकी धन विधेयक के मामले में उसके वास्तविकता में कोई अधिकार नहीं है। मैं इसकी भी चर्चा करता हूं। कोई भी प्रस्ताव जो देश में होगा वो लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। तो ऐसा ही धन विधेयक के मामले में होगा, लेकिन राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है धन विधेयक के मामले में। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए राज्यसभा ने इस धन विधेयक जो लोकसभा ने भेजा, इसमें कुछ चेंज करके वापस लोकसभा को भेज दिया, तो ऐसा होगा कि लोकसभा की मर्जी है उसे माने या ना माने। और इसके बाद जब ये राज्यसभा के पास, राज्यसभा से लोकसभा में आया, तो उसके बाद फिर राज्यसभा में नहीं जाएगा, ये सीधे प्रेसिडेंट के पास जाएगा। यानी कि राज्यसभा को इसमें बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर कोई अन्य विधेयक होता, अन्य कोई बिल होता और राज्यसभा ने वापस भेजा होता लोकसभा के पास, तो लोकसभा उसमें या तो बदलाव करती या बदलाव नहीं करती, उसके बाद फिर वो राज्यसभा जाता। लेकिन धन विधेयक के मामले में चूंकि राज्यसभा को अधिकार नहीं है, इसलिए ये प्रस्ताव फिर से लोकसभा के पास नहीं, राज्यसभा पे नहीं जाएगा। उसके बाद तो चाहे लोकसभा इन बदलाव को माने या ना माने, वो सीधे प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और डीपी कांस्टेबल में सवाल आया कि
कितने दिन अधिकतम राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास रख सकती है? अधिकतम 14 दिनों के लिए वो अपने पास रख सकती है। यदि 14 दिनों के भीतर उसने इस धन विधेयक को पास नहीं किया, यानी कि इसे प्रपोजल को परमिशन नहीं दी, तब ये अपने आप पास मान लिया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा और प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाएगा। इस आशय में राज्यसभा को इसमें कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेसिडेंट के अधिकार क्या हैं। इसके मामले में आपने ये पढ़ा था या मैंने आपको ये बताया था कि प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के बगैर कोई भी कानून देश में नहीं बनता। अब प्रेसिडेंट के पास क्या विकल्प है, यहाँ पर देख लेते हैं। इस बात को जानने से पहले प्रेसिडेंट के अधिकार, तो प्रेसिडेंट का जो अधिकार है वो क्या है कि वो किसी भी विधेयक पर 3 निर्णय ले सकता है। पहला,